चलिए, तो अध्ययन था हम लोगों का संसदीय समिति। संसद समिति का जो गठन है वो अनुच्छेद 118 में है, और संसद समितियों का गठन जो करता है वो कौन करता है? अध्यक्ष करता है, और इसका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। संसदीय समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। तो संसदीय समिति जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अस्थाई, दूसरा होती है तदर्थ या अस्थाई। ठीक, तो अस्थाई समितियों में जो है वित्तीय समिति, संसदीय विभागीय समितियां कुल 24 हैं, कुल जो है 24 हैं, लेकिन इसमें से वित्तीय समितियों में जो है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक ना, ये 3 होती हैं, जिसमें से लोक लेखा समिति जो होती है ये सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति जो है संसदीय समिति की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन 1921 में हुआ था। ये सबसे पुरानी समिति है। इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है कि लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? धन की जांच करना। ठीक, धन का एक्स्ट्रा व्यय न हो, इसलिए इस समिति का अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो विपक्ष को बनाया जाता है। यानी इस समिति का अध्यक्ष जिस भी सदस्य को चुना जाता है वो विपक्ष का होता है। ऐसा प्रावधान 1967 से कर दिया गया। ठीक ना। लोक लेखा समिति जो है सीएजी की रिपोर्ट की जांच कर अध्यक्ष को रिपोर्ट देता है। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच कर लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब देखिए सीएजी, ठीक ना, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, तो ये सीएजी जो है ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक, लेकिन अब राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट को पढ़े। ठीक ना, तो सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति के हाथों से लोक लेखा समिति ले लेती है, लोक लेखा समिति ले लेती है, और यह जांच करके जो है अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ठीक ना, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक ना, बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहन जो होती हैं वो काफ़ी केयरफुल होती हैं, ये केयर करती हैं। ठीक ना, तो लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति का क्या करती है? केयर करती है। ठीक, इसके बाद दूसरी समिति आती है प्राक्कलन समिति या आकलन समिति। इसे एस्टीमेट समिति भी कहा जाता है। आकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक ना, और यह जो होती है सबसे बड़ी समिति होती है, क्योंकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य और इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी समिति होती है। और इस समिति में मंत्री सदस्य नहीं होता है। ठीक ना, अगर एस्टीमेट समिति जो होती है कमिटी, आकलन समिति, इसमें मंत्री को सदस्य बना दिया जाए तो वो क्या करेगा? घोटाला करेगा। ठीक ना, यानी जैसे आप मकान बनवाने से पहले एस्टीमेट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि कितना एस्टीमेट लगेगा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, तो अब अगर मंत्री को सदस्य बना दिया जाए, और जैसे रेलवे का मंत्री है और उसको आकलन समिति का जो है सदस्य बना दिया जाए, ठीक, तो आप जानते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, अर्थात अपने विभाग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो अब यदि मंत्री को आकलन समिति का सदस्य बना दिया जाए तो कोई भी अगर ओवरब्रिज तैयार करना है, कोई ओवरब्रिज तैयार करना है, तो जहां एस्टीमेट 5 ट्रक में पूरा हो जाएगा वहां या कितने ट्रक की व्यवस्था करवा देगा? 10 ट्रक की व्यवस्था या 8 ट्रक की व्यवस्था करवा देगा। 5 ट्रक में तो ओवरब्रिज तैयार हो गया, 3 ट्रक उसका हो जाएगा। इसलिए जो है कि इसमें मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। प्राक्कलन समिति का गठन बजट के बाद होता है। ठीक ना, ये बजट के बाद गठित की जाती है, और यह समिति का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है कि अपव्यय को रोकता है। यानी जो एक्स्ट्रा व्यय होते हैं उस एक्स्ट्रा व्यय को रोकने का कार्य कौन करती है? तो प्राक्कलन समिति या आकलन समिति। ठीक, इसके बाद तदर्थ या अस्थायी समिति, तदर्थ या अस्थायी समिति। ठीक ना, तो इसे
प्रवर या संयुक्त प्रवर भी कहा जाता है। प्रवर कब कहा जाता है? जब ये अपने अपने सदनों में होती हैं। जैसे लोकसभा में यदि प्रवर समिति का गठन किया गया है तो उसके सदस्य 30 रहेंगे, यदि राज्यसभा में समिति गठित की गई तो उसके भी सदस्य 30 रहेंगे। लेकिन यही किसी विधेयक पर मतभेद होने के कारण यदि दोनों सदनों को मिलाकर संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है तो उस दौरान लोकसभा के सदस्यों की संख्या 30 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 15 निहित की जाती है। ठीक, और एक गठित की कब जाती है? जब किसी विधेयक की जांच करनी होती है। ठीक ना, और 3 माह में यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। 3 माह में इनको रिपोर्ट देना होता है। इसके बाद संसदीय या संयुक्त संसदीय समिति, तो इसमें भी संसदीय समिति में भी 30 सदस्य राज्यसभा के और 30 लोकसभा के रहेंगे अलग अलग। यदि जो है कि दोनों सदनों को मिलाकर संयुक्त समिति बनाई जाती है तो 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से रहेंगे। और इस समिति की जरूरत कब पड़ती है? जब घोटाला हो जाता है तब, जैसे बोफोर्स घोटाला हुआ था, राफेल घोटाला हुआ था। ठीक, तो आदि घोटालों की, इन घोटालों की जांच के लिए संसदीय समिति बनती है। ठीक ना। इसके बाद संसद की कार्यवाही, तो संसद की जो कार्यवाही होती है, संसद का जो सत्र चलता है उसकी जो टाइमिंग होती है 11 बजे से और शाम 6 बजे तक, 11 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। उसमें जो पहला सत्र होता है 11 से 12 बजे तक का, उसको बोला जाता है क्या? प्रश्नकाल। दूसरा सत्र जो होता है 12 से 1 होता है शून्यकाल। तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है क्या? लंच। 1 से 2 तक लंच होता है। इसके बाद चर्चा या प्रस्ताव जो 2 से 6 तक चलता है। तो इसका क्रम भी आता है। ठीक, तो इसका क्रम याद करने के लिए आप एक शब्द लिख लीजिए, प्रिंस खाना खा चुका। होगा कि नहीं होगा? प से प्रश्नकाल, स से शून्यकाल, ख से खाना यानी खाना खाएंगे तो लंच, काम करत में तो खा नहीं सकते हैं। आ चुका चर्चा प्रस्ताव। ठीक, एकदम क्रम से हो गया। ये 11 बजे से 12 बजे तक, ये 12 से 1, ये 1 से 2, और ये 2 से 6, ये 4 घंटे का है। बाकी सब क्या है? 1-1 घंटे का है। ठीक ना। तो ये शब्द याद हो जाएगा, ये क्रम हो जाएगा। संसद की कार्रवाई का ये क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल, फिर लंच, उसके बाद चर्चा या प्रस्ताव। ठीक ना। तो प्रश्नकाल जो होता है वो 11 बजे से 12 बजे तक होता है। ठीक ना। और प्रश्नकाल में प्रश्न अगर कोई किसी सदस्य को पूछना है, यानी संसद सत्र के पहले घंटे में अगर किसी सदस्य को कोई प्रश्न पूछना है तो वह सदस्य जो है अपने प्रश्न को कम से कम 10 दिन अधिक से अधिक 21 दिन पहले जो है लिखित सूचना जो है महासचिव को देगा प्रश्न का। ठीक, प्रश्नकाल जो लिया गया है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड में 1721 में प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था। भारत में प्रश्नकाल का प्रावधान 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में गठित किया गया। प्रश्न जो है, संसदीय प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, इन्हें मौखिक प्रश्न भी कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। तो ये तीनों प्रश्न जो होते हैं ये जो है गैर सरकारी सदस्यों से अर्थात मंत्रियों से पूछे जाते हैं। अगले स्टेप में इसको बताएंगे। इसके बाद शून्यकाल। शून्यकाल में क्या होता है कि विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। शून्यकाल में विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। यानी इसमें तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्रियों को क्या देना होता है? उत्तर देना होता है। भारतीय संसद प्रक्रिया में कहीं पर भी शून्यकाल का, या किसी संविधान में, ब्रिटेन के भी संविधान में शून्यकाल का जिक्र नहीं है। भारतीय संसद प्रक्रिया में शून्यकाल का जो उल्लेख हुआ है वो भारतीय मीडिया की देन है। 1962 में जो है शून्यकाल का भारतीय मीडिया ने प्रावधान किया। भारतीय मीडिया ने इसे शून्यकाल के नाम से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण जो है 12 से 1 का जो काल होता है वो क्या होता है? शून्यकाल। और शून्यकाल में कुल आप 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। ठीक ना।
बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का जो है कि कोई प्रश्न होना चाहिए, ठीक ना, और इसका उत्तर मंत्री को देना पड़ता है। सार्वजनिक महत्व का मतलब बताए कि जैसे ये नहर में पानी आ गया, ये सार्वजनिक महत्व का है। किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, अगर उस बाढ़ को रोकने के लिए जो बंधा बनाया गया है, बंधे में जो है कि अगर कटान हो रही है तो वह भी सार्वजनिक महत्व का ही जो है प्रश्न होगा, ठीक। इसके बाद 1 से 2 जो हो जाता है वो हो जाता है क्या, लंच। और लंच होता है तो पूरा जो है संसद सदस्य लोग या मंत्री लोग, जितने भी लोग हैं सब लोग जो है पूरा कैंटीन में बाकायदे खा पी के आते हैं 1 घंटा में। उसके बाद 1 घंटा के बाद जो है उन लोगों का चर्चा प्रस्ताव शुरू होता है। और चर्चा जो होता है विशेषाधिकार, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद, निंदा, अविश्वास, ठीक। तो ये सब टॉपिक जो है अगले भाग में हम आप लोगों को बता रहे हैं। विशेषाधिकार क्या होता है, ध्यानाकर्षण क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, धन्यवाद क्या है, निंदा और अविश्वास।